अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। अच्छा, दो ही बातें हैं बेसिकली। तो एक तो आज है मैच, तो मैच की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारे खित्ते में, हमारे रीजन में एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया है। और कल नई दिल्ली में जो टेम्परेचर था ना, माशाल्लाह 52.5 ये नई दिल्ली में ये टेम्परेचर था, हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन दैट। आप बस ऐसे ही सोच लीजिए कि लाहौर में 52.5 डिग्री या 50 डिग्री या 51 डिग्री तक पहुंच जाए दर्जा हरारत, वही सूरत हाल है। जा रहे हैं उधर, हाँ, और दिल्ली और लाहौर में स्मॉग का मसला भी एक जैसा होता है, आबो हवा भी एक जैसी है, ज्यादातर बहुत मुवासलत है दोनों शहरों में। सो अगर वो 52 तक पहुंच गए हैं तो हम भी तो यस पहुंच ही जाएंगे। वरना हमारा हाल कोई खास डिफरेंट भी नहीं है, कोई इतना कोई बेहतर भी नहीं है। गर्मी तो ऐसी अरूज पे है, लेकिन ये आजकल हम टेम्परेचर गेम में भी चले हुए हैं ना कि किसका ज़्यादा है। और जब से वो 50 का एक मेंटल बैरियर आपका है या व्हाटएवर वो क्रॉस हुआ है, तो अब तो लगता है बात कहाँ जानी है, 53, 54, मतलब इट कैन गो एक्चुअली एनीवेयर। सो या जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड एक हिकमत अमली तैयार होनी चाहिए कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर भी, कि एक्चुअली ये जो शजरकारी मुहिम ठीक है जी हो जाती है, उसमें पौधे लगते हैं, बहुत से सर्वाइव नहीं करते, कुछ करते भी हैं। अब ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि जो पौधे लगाए जाते हैं वो किस तरह सर्वाइव करें। हम अपना फॉरेस्ट कवर या ग्रीन कवर कैसे बढ़ाएं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। इनफैक्ट सारी बात ही ऐसी चीज़ों पे, अब ये टॉपिक्स शुड बी द थिंग्स दैट मैटर। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज ले लें, किसी की भी बात कर लें, उनके मैनिफेस्टोज में सबसे टॉप पे एजेंडा यही होना चाहिए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और ये सबसे ज़्यादा जिस पे काम होना चाहिए, ये वो बात है भाई। इसमें एक एग्जांपल आप वो दुबई का ही, हम द अदर डे वी वर टॉकिंग, जब उनकी बारिश हुई है पिछले महीना डेढ़ पहले, जिसमें वो आधा शहर है और मुल्क डूब गया, शहर की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने लिटरली जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं क्लाइमेट चेंज में, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके लिए वीज़े निकाल दिए कि भाई 10 साल के हम आपको गोल्डन वीज़े या वट एवर दे कॉल इट, आप आएँ हमारे पास रहें और गिव अस सम गुड आइडियाज़। मतलब उन्होंने एक वो पॉलिसी डायरेक्शन ले ली एक बारिश के बाद। तो दैट इज समथिंग दैट आई गेस वी, और हमारा दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है। दुनिया का गर्म तरीन खित्ता है इस वक्त। अगर वर्ल्ड टेम्परेचर के हिसाब से आप मैप्स स्टडी करें ना, एक मैप देखिए तो लाल रंग लाल पैच इंडिया के बहुत से इलाके और पाकिस्तान के बेशतर इलाके इसमें शामिल हैं। पूरा ही ऑलमोस्ट वो आराम से लेट 40s 50s में जा रहा है। सो हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम अपनी कंट्रीब्यूशन सिर्फ यही नहीं है कि दरख्त, हम कार्बन एमिशंस भी कम कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर 52, 50, 55 डिग्री या 50 ही चले होते जाएंगे टेम्परेचर हमारे शहरों के जहाँ पे नहीं होते थे, किस तरह आप सर्वाइव करेंगे? हर इंसान एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या 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 तरीका है? जाहिर है उसका यही तरीका है कि अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, अपना ग्रीन कवर बढ़ाएं। आप सिर्फ सादा से तजर्बा कर दें, आप बाहर धूप में खड़े हो जाएं और आप टेम्परेचर मॉनिटर करें, और आप फिर कहीं आसपास आपके नीम का, तो हमारा इंडिजिनस दरख्त होता है ना, तो नीम के दरख्त के नीचे आप खड़े हो जाएं, आपको 5 डिग्री का फर्क तो वहीं खड़े खड़े सड़क पे पड़ जाएगा। एनीवे, तो कहना ये बस ये था कि दीज आर द कन्वर्सेशंस दैट वी शुड बी हैविंग। मतलब ये हर बच्चे को, हर इंसान को कोई अगर फिक्र, टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर चीज़ें बदलना हम शुरू करेंगे तो उनके असरात जो हैं वो 10, 20, 25 साल बाद कुछ होगा। एकदम से चीज़ें नहीं बदलनी, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट टुडे। हर नया बच्चा जो पैदा हो रहा है, क्योंकि माशाल्लाह उसमें तो हम खुद कफील हैं, आबादी पे तो रोकने पे कोई खास तवज्जो है नहीं, उसके नाम का एक दरख्त ज़रूर लगाइए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जी सीरीज़ का चौथा और आखिरी T20 मैच आज ओवल में होगा। ओवल वैसे ही तारीखी ग्राउंड है, और इससे पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन में कौमी टीम के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें मेयर लंदन भी थे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे, साबिक़ वज़ीर आज़म अनवार काकड़ भी थे। सो बहुत सी अहम शख्सियात थी, कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी थे। और आज मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे इस बात से मुझे असूली इख्तिलाफ है, लेकिन खैर इस पे क्या बात करनी है। तो आखिरी आपको पता है कि आज भी हमारे ही किसी व्यूअर ने हमें कल एक्स के ऊपर ओवल का एक्सपेक्टेड एज एन मौसम भेजा था, और बारिश के इम्कानात तो थे। आपको पता है ना, ये 4 मैचेस होने थे T20 मैचेस विद इंग्लैंड, जिसमें से हम एक ही हार पाए। मतलब एक ही खेला था, एक ही हार गए। अच्छा, ये जो विजुअल्स हैं ये हम देख रहे हैं, नजर हो गए, ये वो जरा डिनर है लेकिन रोशनी है, क्योंकि जरा जल्दी अर्ली डिनर्स ही होते हैं इन मुल्कों में। हाँ, इनका मतलब वो सपर टाइम 6:30 बजे 7 बजे हो जाता होता है। तो ये वो डिनर है जिसकी हम तस्वीरें वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ,
तस्वीरें तो नहीं है, वीडियो है। अच्छा, कुछ फैंस भी थे और ज़ाहिर तस्वीरें वगैरह भाई, जहां हमारे स्टार क्रिकेटर्स होंगे वहां तस्वीरें और फोटो सेशंस तो होगा। पाकिस्तान टीम के पास एक्चुअली सीरीज़ बराबर करने का ये आखिरी मौका है। इंग्लैंड अगर फाते रहा तो सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। आज के मैच की हम बात कर रहे हैं। सिलेक्शन भी बहुत अहम है, बैटिंग ऑर्डर भी बहुत अहम है, किससे कितने ओवर कराने हैं वो भी बहुत अहम है, कौन होगा कौन नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब शादाब होंगे, आज़म होंगे, साइम होंगे कि नहीं होंगे, इनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हम और बात ही क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लाइक राइट इनटू द वर्ल्ड कप नाउ। ये आखिरी मैच है और इसके बाद तो वर्ल्ड कप अच्छा, में ही हम सीधा हमारे बूम बूम आफरीदी जो हैं साबिक कप्तान, वो आज़म खान की फिटनेस के लिए दुआ करते नजर आए हैं और ये तक कहा कि वो ऐसी फिटनेस के साथ किसी बंदे को टीम के करीब भी ना आने दें। अब वो जा ही रहा है तो इतना हर्ट करने की क्या जरूरत थी, बताएं क्या कहा। पता है वैसे अगर आपका कभी आप जैसे आपको आदत है कि आपका वजन रहता है 70 किलो, अच्छा, और आपका वजन अचानक से हो जाता है 75, अचानक से नहीं बतदरीज हो जाता है 75 किलो, तो आपको चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने उतरने में फील हो जाता है कि जो बॉडी टेल्स यू, इट अलार्म्स यू कि भाई नहीं हो रहा, मामला वैसा नहीं है जैसा था। आपको अपने ऊपर वजन महसूस होता है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी इज। आज़म हमेशा से ही ज़रा इस तरफ रहे हैं अपनी जिसामत के हिसाब से। सो आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, कैसा होता है कैसा मतलब नहीं होता। ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ स्पोर्ट जहां एक रिक्वायरमेंट है एक लेवल ऑफ फिटनेस की, तो वहां इंसान को कोशिश करनी चाहिए पूरी के पहुंच जाए। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब आपसे ये पूछना है कि बदकिस्मती से 2 मैचेस बारिश की नज़र हो गए हैं और आज आखिरी मैच है और अब तो ऑब्वियसली सीरीज बराबर करनी है क्योंकि एक वो जीत चुके हैं। तो पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सीरीज को अब किसी तो मतलब बराबर करनी है एटलीस्ट, और फिर मोरल भी तो अपना अच्छा रखना है कि एटलीस्ट हम बराबर तो करके आगे निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बड़ी नालायकी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और उन्होंने पाकिस्तान के मैचेस वर्ल्ड कप से पहले उस टाइम पे रख दिए जहां पे बारिशें हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने तो अभी तो हमें लग रहा है कि उनकी तैयारियां भी पूरी नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें तो ओपनर पे भी डिबेट चल रही है, मिडिल ऑर्डर आपका अभी तक वनरेबल चल रहा है, स्पिन ऑप्शन का जो ना आपका शादाब की पिटाई हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, फास्ट बॉलर्स जो है ना आपके सामने चीजें जो कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। और हमें लग ये रहा था कि या उम्मीद ये कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले जब काम करना चाहिए था नहीं किया, तो आखिरी टाइम पे जब हम काम करते हैं और उसमें भी आपके जो मैचेस जब बारिश की नजर हो रहे हैं तो पाकिस्तान का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है और ये अपनी वजह से ही है। बिकॉज जब आप लास्ट मोमेंट पे लास्ट टाइम पे चीजें करने की कोशिश करते हैं, एंड तक चीजें छोड़ते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें हो जाती हैं, विच इज रियली डिजास्टर। I think Pakistan Cricket Board को they should step up here and speak to England Cricket Board के they were thinking of practicing their having a good match practice before the World Cup and suddenly ये जो 2 मैचेस हैं बारिश की नजर हो गए हैं। I think ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे बहुत नुकसान होगा ना सिर्फ पाकिस्तान का इवन इंग्लैंड टीम का भी। अच्छा अहमद, अब ये बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का ये आखिरी मैच भी होगा, ज़ाहिर हम अफसोस तो कर ही रहे हैं। आपके ख्याल में आज टीम जो भी होगी वही क्या वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 भी समझी जाए या कभी भी चेंज आ सकता है कोई भी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं समझता। अगर आप बाकी किसी और टीम की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इतनी चीज़ें हैं जो कि अभी भी समझ नहीं आ रही है किसी को, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच किसी और से जाए, वर्ल्ड कप के 1-2 मैच किसी और से जाए और फिर वर्ल्ड कप में किसी और को वापस ले आए जैसे कि पहले होता रहा है। बिकॉज पाकिस्तान बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली प्रिपेयर नहीं लग रहा। हमारी सारी नेक तमन्नाएं, विशेस, बेस्ट विशेस हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, थी और हमेशा रहेंगी। ये दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन जब आप चीजें देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इंटैक्ट है इन सारी चीजों के साथ, एंड व्हेन यू सी योर प्रोफेशनल्स डूइंग थिंग्स अनप्रोफेशनली, तो बड़ा दुख होता है। उन अवाम के साथ बड़ी ज्यादती है जो कि अपने टीम के साथ इतना कनेक्ट करती है आपको और आप पे यकीन और भरोसा करती है, और उसके बावजूद हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते हैं और हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं जो हम पास्ट में करने आ रहे हैं। मुझे तो कोई भी बिल्कुल डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इस दफा सिचुएशन और चीजें पहले से ज्यादा वर्स्ट लग रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये साइम अयूब, शादाब खान, आज़म खान, इन पर बहुत तनकीद हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको क्या आराम कराया जाए? और ख़ास तौर पे आज़म खान की बात करें
तो शाहिद आफरीदी, अभी हमने एक शॉर्ट भी सुनाया है, वो कह रहे थे कि अगर फिटनेस का इसका ये आलम है तो मैं मतलब बेसिकली इसको टीम के नज़दीक भी ना आने दूँ। तो जहाँ तक शादाब की बात है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, कहीं से टच में नजर नहीं आ रहे, अंडर प्रेशर है, बीच में बॉल नहीं हो रहे उनसे, बड़े अरसे से उनकी फॉर्म ऐसी चली जा रही है और पाकिस्तान में जो है ना उनको ड्रैग किया जा रहा है। कौन है, कैसे कर रहे हैं, सबको पता है। शाइम अयूब अच्छा टैलेंटेड प्लेयर आया, थोड़ा सा हमने जल्दी की, उनको खिलाने की कोशिश की। हमने भी ये बोला कि वो शायद इंटरनेशनल में आके आप लोगों के साथ, टीम के साथ जुड़ के कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन ना तो आप उनको अभी तक कुछ सिखा सके हैं और ना ही उन्होंने खुद अपने आप की हेल्प करने की कोशिश की है। तो आई थिंक इन दोनों को रिप्लेस करना चाहिए, उस्मान खान के साथ और इब्रार के साथ। अच्छा, वैसे हम आपके तजर्बे से अहमद ये बात जानना चाहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इंग्लैंड में भी बहुत है और अमेरिका में भी, जहां वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस होंगे वहां भी बहुत होंगे। अब वो एक वीडियो हमने बाबर की देखी थी, फिर शादाब के साथ जो फैंस इंटरेक्ट कर रहे थे वो भी देखा। सो किस तरह हैंडल करना चाहिए हमारे स्टार्स को, इन फैंस को या इनकी मोहब्बतों को, टू बी प्रिसाइज, व्हाट्स द राइट वे टू डील विद इट? जहाँ तक रही जो टीम मैनेजमेंट की बात, आई थिंक आप अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेके गए हैं तो वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनका आउट ऑफ द फील्ड बिहेवियर देखें, आप क्राउड के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके प्लेयर जो आपके कप्तान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं जो है ना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इतने एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का तो काम ये होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको सिखाए, आपको किस तरह एक बबल क्रिएट करना है अपने आसपास, ये सारी चीजें करना सिखाए। तो अगर आप इतनी हैवी स्टडीड, आप हैवी मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं टीम को प्रोवाइड पहुंचाने के लिए, तो क्या टीम उनसे सीख भी रही है कि नहीं? और जहाँ तक हमारे कैप्टन की बात है, दे नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये दे आर डिप्राइव्ड। कभी कभार आप लोग वहाँ जाते हैं तो वो बड़े दूर दराज से आप लोगों के पास आते हैं, टिकटें खर्च करके आपका मैच देखने आते हैं, वो भी बारिश हो जाती है, फिर भी दे फॉलो यू। आप जहाँ पे भी जाते हैं वो आपके पीछे आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ आपसे तस्वीर खिंचवाने। आपका भी काम बनता है थोड़ा सा तहम्मुल से, हम्बल तरीके से, प्यार से सारी चीजों को लेके चले ना। आप सिर्फ पाकिस्तान टीम के एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, और इन द एंड ऑफ द डे यही लोग हैं, यही अवाम है जिन्होंने आपको आज ऊपर लेके गए हैं, और इनकी रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। अदरवाइज बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने अपने फैंस, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की है। लाइफ टीच देम द लेसन। चलिए जी, थैंक यू। ये तो थी अहमद शहजाद साहब की राय। हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी दुआओं पे, जो ऑब्वियसली आपको पता है ना, पूरी कौम जो है वो जम के फिर दुआ करती है टीम के लिए, और बहुत कुछ हो भी जाता है, तो उस पर हमें पूरा जोर देना है। और बाकी क्या व्हाट्स वर्किंग आउट, व्हाट्स नॉट वर्किंग आउट, ये भी जल्द हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मतलब उम्मीद तो ये की जा सकती है ना। अच्छा, लगता है मैं ही बस उम्मीद कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा। तो देयर यू गो, दैट्स क्रिकेट। कुछ सियासी बातें होंगी जी। अभी मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा संभालनी है, आपको पता है, बड़े मियाँ साहब ने। जी, और मियाँ नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह ऐसा लग रहा है दोबारा, वैसे टाइम एंड अगेन हम ये जुमला दोबारा करते रहे हैं, थोड़े दोबारा सरगर्म हो गए हैं, दोबारा सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने जाती उम्रा लाहौर में वफाकी और सूबाई लीगी वज़रा के साथ तवील बैठक की है। मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, वैसे एक बात बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे वो मौजूद थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार थे, वज़ीर आला पंजाब नहीं निकलता, इट्स अ वेरी न्यू टर्म, इट्स अ वेरी न्यू जिसको कहते हैं ना डेजिग्नेशन, स्लॉट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बस नहीं होता। फैमिली एंड फ्रेंड्स सारे थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स सारे थे। एजेंडा था कि बजट में अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, ये एजेंडा था। और ये बात अपनी जगह दिलचस्प रही कि बजट तजावीज़ पर इजलास था, मगर जिस आदमी ने बजट पेश करना है, यानी वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, मौजूद नहीं थे। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो थे वहाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अवाम को बजट में हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। और अब सवाल ये है कि कैसे? सवाल तो यही है ना। तो नवाज शरीफ जो है वो 2 दिन पहले मरकजी मजलिस आमला के इजलास में खुद कह चुके हैं कि अभी 1.5-2 साल काफ़ी मुश्किल होंगे, तो टेक इट ईजी। महंगाई कम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब, आपको भी मुबारक हो,
मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें, शहबाज साहब ये समझें, अल्लाह आपका, अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे, आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें। अगले 3 बरस इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि 200 यूनिट के बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर काफ़ी बात हुई है। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात होगी अगर हो जाए। मुशावरती इजलास में इस बात से इत्तफाक किया गया है कि वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक ही बनाया जाएगा। माशी माहिरीन तो क्या, अब आम आदमी भी ये जानता है कि IMF की शराइत के तहत बनने वाला बजट कितना आवाम दोस्त होगा। मौजूदा माशी हालात में चाहे जो भी हो जाए, हुकूमत के लिए आवाम को कोई बड़ा रिलीफ देना आसान नहीं होगा। अच्छा, हम बिजली की खपत की बात कर रहे थे ना, एक और कहीं सजेशन में पढ़ा था कि ऑल दोज सोलर यूज़र्स जो कि अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा, बास फैक्ट्रीज होती हैं जो पूरी सोलर पे कन्वर्टेड हैं, जो अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं, देयर शुड बी एन ऑप्शन कि वो सिस्टम को दें या फिर वो अपनी मर्ज़ी से उन बिजली के यूनिट्स को चैरिटी कर सकें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, चैरिटी वाला एलिमेंट मैंने नहीं सोचा था। कि वो भाई एक उनकी जो एक्सेस बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कहेंगे ये कच्ची आबादी है इनको दे दें, या ये मोहल्ला है इनको दे दें, या मैं आई एम सॉरी टू से फैमिली एंड फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हाँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टाफ है, मेरा जो ड्राइवर है, मेरे जो मेड्स हैं, उनके बिजली के बिलों में मेरे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं ये एडजस्ट हो जाएं। और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल जोन्स में जैसे कोई सोसाइटी बनती है, अगर हम अपने घरों की बात भी ना करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें, वहाँ उन्हीं के वर्कर्स की आसपास सोसाइटीज़ होती हैं, गिव इट टू देम। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं अगर ये ऑप्शन बने तो। अच्छा जी। उस्मान भट्टी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर हमारे साथ हैं। उस्मान, सबसे पहले तो ये हमें बड़ी दिलचस्प बात लगी और आप ही से पूछ लें कि कल ये सारी हुई मीटिंग और बातें, बजट पे बड़ी बातें हो रही हैं, आइडियाज़ फ्लोट किए जा रहे हैं, तो किधर थे हमारे वज़ीर ख़जाना कहाँ गायब थे? वो इनवाइटेड नहीं थे इस पार्टी में? कल जो है जाती उमरा लाहौर में 3 घंटे तक जो है वो इजलास हुआ। इस इजलास की जो सदारत है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की और इस इजलास में मियां नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं वो भी थे। और मैं आपको बताऊं, इस इजलास में चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और जो राना तनवीर जो वफाकी वज़ीर हैं, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, ये सब मौजूद थे। मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब है वो भी मौजूद थी। असल में सबसे जो ज़्यादा इस इजलास में डिस्कस किया गया वो ये था कि नेक्स्ट आने वाला जो माली बजट है उसमें आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। और मैं आपको बताऊं, सबसे अहम बात जो है कि जो गेम चेंजर साबित होगा, शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो 4 जून को चाइना जा रहे हैं, जो कि सेकंड फेज़ चाइना के साथ है CPEC की, उसकी मंजूरी के हवाले से बहुत अहम दौरा होगा। अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आके ब्रीफिंग दी, जो उनका दौरा UAE था, सऊदी अरब का था। और मैं आपको बताऊँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत सराहा कि आपकी जो कलील मुद्दत में 2 माह की मुद्दत में आपने काफ़ी जो है वो एफर्ट्स की हैं और महंगाई में जो चीज़ों की अशिया खुरानोश की कीमतें हैं उनमें बतदरीज कमी आ रही है। और देखें, अब मेन मकसद यही है जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है कि वो आवाम को रिलीफ कैसे दे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि चाइना जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे बहुत ट्रस्ट करता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो ये चाइना ने ही नाम दिया था कि शहबाज स्पीड का नाम जो है। और एक जो भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रस्ट लेवल कितना था, वर्किंग लाइजनिंग कितनी बेहतर है। तो ये बहुत बेहतर है कि चाइना और पाकिस्तान शहबाज शरीफ उनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो इसलिए वो शहबाज शरीफ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो 2 माह की मुद्दत में पंजाब में जो काफ़ी बेहतरी की है, वो मिलावट माफिया हो, वो मंशियात का माफिया हो, वो इसके अलावा ग्राम फरोशी का माफिया हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कोई भी तबादला पंजाब में जो है वज़ीर आला पंजाब की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि ये पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि जो पिछले दौरे हुकूमत थे वहाँ पर ये एक तासुर आम था कि कोई भी आपने ट्रांसफ़र करवाना है तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अप्रोच करें, इतने पैसे से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बातें ज़ुबान ज़द आम रहीं और काफ़ी मीडिया पर बातें। मगर अब मैं आपको
आपको बताऊं, जो भी ऑफिसर का तबादला होता है पहले उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनती है कि उस ऑफिसर की कारकर्दगी क्या रही है, कहीं वो करप्शन में, गफलत में मुलव्वस तो नहीं रहा। उसका अगर ऐसा कुछ उसमें पाया जाए तो उसका तबादला रोक दिया जाता है। बहुत से MPA MNs मैं आपको बताऊं अभी भी नाराज़ हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है हमारे तबादले हमारे कहने पे नहीं हो रहे, कोई भी चीफ सेक्रेटरी हमारे कहने पे बात नहीं सुन रहा। तो ये काफ़ी इस वक्त अगर कोई वज़ीर-ए-आला पंजाब से नाराज़ होगा तो वो यही नाराज़ होगा कि आप हमारे जो है कहने पे ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे। मगर उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ये देखती हैं कि ये ऑफिसर जो है वो कितना अपराइट है। अगर अपराइट है, काम वो अच्छा कर रहा है तो फिर उसकी अप्रूवल होती है। क्योंकि अगर देखें सरकारी अफसरान जो है मेरिट पर लगेंगे तो नहीं, ये तो बात बिल्कुल ऑब्वियसली समझने वाली भी है और ये तो इसी तरह ही होना चाहिए। आइडियली तो इसी तरह ही होना चाहिए। और इन चीज़ों पे आई एम सो ग्लैड कि सिफारिश और ये अगर कोई कह रहा है कि जी हमारा तबादला इस तरह क्यों नहीं हुआ जिस तरह हम चाहते थे, और थोड़ा सा अगर काला धब्बा आ ही जाए किसी की रिपोर्ट पे कि कोई करप्शन का एलिमेंट था तो उसको तो ऑलरेडी फारग कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको उस्मान भट्टी। और पता है क्या, जब एक रेपुटेशन इस तरह की बन जाए ना कि भाई आप नहीं किसी के सिफारिश के ज़रिए तबादले या ट्रांसफ़र या पोस्टिंग करा सकते, तो अगर ये बात फैल जाए तो जो सिफारिश करने वाला होता है या जो कोशिश कर रहा होता है ना कि जी मैं किसी के लिए कह दूं, क्योंकि लोगों को भी 100 लोग कहते हैं, वो झिझक जाता है। वो कहता है भाई मैं अपनी बात क्यों ख़राब करूं, जब अल्टीमेटली होना नहीं है, मेरी भी ज़रा अपनी रेपुटेशन भी एट स्टेक होगी कि मैं मेरा पता नहीं क्या इंटरेस्ट है और आगे से काम होगा नहीं, इसलिए वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। सो वो ब्रेक कहीं ना कहीं किसी को लगानी होती है। एग्जैक्टली। आई जस्ट सॉ वीडियो एंड वही वाली जो नसीम की फैंस के साथ वीडियो, विल ट्राई टू शो दैट वीडियो टू यू। बट आज दुनिया भर में आलू का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरी बेगम को पता होना चाहिए, शी लव्स पोटैटोस। आलू के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, जरा मौसम का हाल कर लेते हैं। और कितनी बुरी बात है, आज जिनकी सालगिरह होगी आपने आज आलू का दिन बना दिया। आप अभी अच्छा सो बैड नहीं, हम मौसम का हाल इस वक्त जानना चाहते हैं बिकॉज आपको पता ही है कि बहुत ही शदीद गर्मी है। क्योंकि आलू का दिन तो मना लें लेकिन गर्मी की वजह से फसलें भी तबाह होती हैं, आपको पता है ना। मुल्क भर में जी शदीद गर्मी ने लोगों को बेहाल ऑब्वियसली कर रखा है। अभी हमें बताने की जरूरत नहीं, आप हमें देख रही हैं, आपका ये हाल है। और कराची में हीट वेव जारी है। कल दर्जा हरारत जो था वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया और हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से लोग 45 डिग्री की गर्मी महसूस कर रहे थे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक फिगर्स नाउ बिकॉज बॉडी 50 पे हो गई है, जल चुके हैं हम। और कराची में हीट वेव कल तक जारी रहने की पेशगोई भी है। दर्जा हरारत जो है अगेन सॉरी वील हैव टू टेल यू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। और एक तो शदीद गर्मी ऊपर से फिर लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है। खासतौर पर कराची में मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं जो कभी होते हैं, कभी बीच में कुछ हो जाता है, फिर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान पहले ही लोड शेडिंग पर ठनी हुई है। शदीद गर्मी में पेपर देने वाले बच्चे भी लोड शेडिंग की शिकायत कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्हें पेपर की तैयारी में मुश्किल का सामना है, बाज़ इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली जाने की शिकायतें मिल रही हैं। तो खैर पेपर तो हमारे भी घरों में लोड शेडिंग होती थी, सो तैयारी जो भी हो ही जाती है। वैसे आई एम सॉरी मुझे ये नहीं याद कि इतनी गर्मी होती थी। हम लाहौर में, आपको वो याद है 2013 एंड ऑनवर्ड्स का ज़माना, 2 घंटे बिजली जाती थी और 1 घंटे आती थी। लेकिन गर्मी का ये लेवल, बिजली जाना, लोड शेडिंग इज अनदर थिंग। लेकिन राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम ये मनाजिर भी देखे थे, बड़े डिस्टर्बिंग भी है। अब जावेद, अब आज भी कराची में हीट वेव तो है, चल ही रही है। अब सिंध हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि शहरियों में हीट वेव से बचाने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, इंतजामात भी किए जा रहे हैं। कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं? क्या हो रहा है जो ये कह रहे हैं कि जी हमने काफी स्टार्ट कर दिया? हाँ, तो एग्जाम सेंटर्स के लिए उसके हवाले से बताएं। नहीं जी, अगर इम्तिहानी मराकज़ की बात की जाए तो जो सूरत हाल हीट वेव से पहले थी वही सूरत हाल बरकरार है। इम्तिहानी मराकज़ बनाए ही ऐसे गए हैं कि जहाँ पर या तो फर्नीचर की कमी है या गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए जो इजाफी पंखे वगैरह फराहम नहीं किए गए, तो जो हीट वेव की जो वार्निंग दी गई उसके बावजूद भी बहुत सेंटर्स की सूरत हाल वैसे की वैसी। इस वक्त जिस सेंटर पर मलिर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ कल जो है वो दो तालबात की जो हालत है वो तशवीशनाक हुई कि वो इनमें से एक तो बेहोश भी हुई और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बच्चे शायद पेपर नहीं दे पा रहे। और कुछ इंतज़ामिया की गलती है कि इलेक्ट्रिक से रब्ता नहीं होता हुआ था। के इलेक्ट्रिक कहता है कि जी हमें
लिस्ट फराहम नहीं की गई है। लेकिन जो मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया उनका ये कहना है कि हमारी जानिब से एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त जो है वो के इंतजामिया को फराहम कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो के की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ पर जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बच्चे जो है दोहरे इम्तिहान में मुब्तला है। एक तो उन्हें वो इम्तिहान देना है कि जो सिस्टम है और जो सिस्टम में पेपर दे रहे हैं वो सबका अंदाज़ा है, फिर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और फिर के की जानिब से लोड शेडिंग, और फिर तीसरा स्कूल इंतजामिया की जानिब से मसाइल का सामना आ रहा है। जिस स्कूल के सामने मैं खड़ा हूँ ये वो स्कूल है कि जहाँ पर मैट्रिक बोर्ड की जानिब से फर्नीचर तो फराहम किया गया था, लेकिन फर्नीचर जिनमें इजाफी पंखे भी थे वो लगाए नहीं गए थे। फिर अभी भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पंखे जो हैं और वो जो हैं वो इंतजामिया की जानिब से सही नहीं कराए गए। तो कुछ तो इंतजामिया की गलती है, कुछ के इलेक्ट्रिक की भी गलती है कि लोड शेडिंग का टाइम पेपर के टाइम पे ही होता है, तो वो मतलब अब इस पे किस को रोएं, हमें समझ नहीं आता कि इंतजामिया को रोएं या फिर के इलेक्ट्रिक के मामलात पे हम अफसरदा हों, गमगीन हों। क्या ये इस बात की कहीं तस्दीक हो सकती है? वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद के इलेक्ट्रिक एज वेल। इमरान राना साहब कल भी हमारे शो पे थे कि भाई क्या मामला है, कितना मुश्किल है पेपर के दौरान 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर एक ही शिफ्ट होता है या शाम में भी पेपर होते हैं? सुबह और शाम दोनों की शिफ्ट में होता है, और अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया जाए कि हम इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग नहीं करते तो ये ना मानने वाली बात है। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो फीडर होता है वो एक इलाके का फीडर होता है, PMT जो होता है वो एक इलाके का। अच्छा, अब राना जावेद होल्ड करें, अभी हमारे साथ डॉक्टर सादिया खालिद ने भी ज्वाइन किया, फैमिली फिजिशियन है, हमारे शो पे आती भी रहती हैं। वी नीड सम आइडियाज़, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, गर्मी कड़ाकेदार है और बच्चों ने एग्जाम्स देने हैं। मतलब अब ये रीज़न तो नहीं बनाया जा सकता नहीं जी गर्मी बहुत है और हालात बहुत बुरे हैं तो हम बच्चों को नहीं भेज रहे। डॉक्टर सादिया, क्या किया जाए, बच्चों को क्या खिला पिला के पेपर्स के लिए भेजा जाए? तैयारी जो हुई उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन जब 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ जाके बैठना है, उन हालात में रिटेंशन भी आपकी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल्स भी टॉप क्लास होने चाहिए। यू हैव टू आफ्टर ऑल गिव योर एग्जाम। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बार बार जो कहती हूँ कि हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों को जो है वो आप कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट जूसेस, ORS या कोई भी जो है वो ठंडा पानी की बोतल साथ ज़रूर दें, क्योंकि उन्होंने गर्मी में बाहर निकलना है, तो पानी की बोतल उनके साथ होगी तो उनको जो है वो हाइड्रेशन कम अज़ कम उनकी कंप्लीट रहेगी। और दूसरा, जो कपड़े आप इंतखाब करें वो हल्के रंग के हों, खुले हों, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर जो है लेयरिंग ना करें बच्चों की, तो ताकि ये कि एक तो उनको, और प्लस उनको ये समझाएं कि छतरी बाहर लेके जाएं, जब भी बाहर निकलें तो उनके साथ एक छतरी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे राना जावेद से पूछना है, बिकॉज व्हेन हमने जो मैट्रिक के पेपर दिए हैं हमें यूनिफॉर्म की कोई शर्त लाजिम नहीं थी। सो क्या यहाँ पे मतलब हम चूंकि सेंटरों में पेपर देते थे, अपने स्कूल में तो दे नहीं रहे होते थे, तो बच्चे क्या अपना यूनिफॉर्म ही पहन के आते हैं या कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं पर्चा देने के लिए? ये हम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं राना जावेद, उनसे कंफर्म कर लेते हैं। जी राना जावेद। अब्दुल्ला, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की गई है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही पर्चे देने जाएं, लेकिन जो स्कूल इंतजामिया होती है वो अपने बच्चों को पाबंद अलबत्ता ज़रूर करते हैं कि वो जिस सेंटर में जा रहे हैं तो वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें और स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर जाएँ। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से अलबत्ता इस किस्म की, हुकूमत की जानिब से इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर ही जाना है, क्योंकि हर स्कूल का यूनिफॉर्म अलग है। अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी होती तो तमाम बच्चों को एक ही यूनिफॉर्म पहन कर जाना होता ना, और कुछ बच्चे जो हैं वो अबाए में आते हैं, कुछ बगैर अबाए के आते हैं, तो मैट्रिक बोर्ड और हुकूमत की जानिब से ऐसी। अच्छा, और एक और चीज़ राना जावेद, एक और चीज़ एक नज़र लगाएं आप और देखें कि छतरियाँ कितने लोगों ने ली हुई हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड क्यों नहीं है छतरी लेने का, ये मुझे समझ नहीं आती। इतनी गर्मी और हम छतरी नहीं लेते। आपको नजर आ रही है कोई राना जावेद? ये तो डॉक्टर साहब भी बता सकती हैं कि डॉक्टर साहब, आई वांट हिम टू टेल अस इफ ही कैन लुक अराउंड। 10 मिनट पहले बच्चे इंटर हुए और ये आप एक बच्ची अभी जा रही है, और खवातीन जो अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करना है वो भी देख सकते हैं कि छतरी किसी के पास नहीं है, और ना ही स्कूलों के बाहर या इम्तिहानी मराकज़ के बाहर कोई शेड बनाए गए। तो ये कॉन्सेप्ट या ये भी रिवायत इतनी आम नहीं है कि बच्चे छतरी लेकर या पेरेंट्स छतरी लेकर बच्चों। डॉक्टर सादिया, हम प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी भी एडवाइजरी दे देना कि आप हाइड्रेट करें, लूज क्लोथिंग पहने, एक छतरी से कितना फर्क पड़ सकता है आप बताइए। देखिए, छतरी जो होती है, जब आप छतरी का इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्ट जो आपकी जो है ना सन रेज वो आपको बॉडी को आपके नहीं कांटेक्ट में आती है। तो छतरी प्लस लाइट कलर की क्लोथिंग, जैसे यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है तो आप बच्चों को हाफ स्लीव्स पहना दें या उनको खुले कपड़े पहनाएं, प्लस पानी की बोतल साथ दें। आई थिंक दैट इज एनफ। जितना पानी, जितना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होगा बच्चों का, उतना ही उनको जो है वो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और पानी जब रेडिली अवेलेबल है तो कोई डिहाइड्रेशन का चांस ही नहीं है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया एंड राना जावेद ऑल्सो प्लीज डू दिस। और फिर अब जिस वक्त बच्चे का पेपर है उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा पानी या जूस या इस किस्म की चीज़ें, मतलब ये एक चलते रहना चाहिए पूरा सीजन जो है ना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अच्छा आप देख लें जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, ज़रा एक दिन पानी की कमी हो जाए आप फ़ौरन आपको सर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम हम क्या पर्चे थोड़े पहले नहीं शुरू कर सकते? इतनी शदीद सड़ी गर्मी है। इतनी गर्मियों में फिर हमें छुट्टियां देनी पड़ती हैं क्योंकि हीट वेव हो रही होती है, पर्चे आगे पीछे हो जाते हैं। 9 बजे लाइक पीक गर्मी शुरू हो जाती है, हम 7 बजे 7:30 बजे पर्चा शुरू करके ख़त्म कर दें। हमें पूरा स्केड्यूल जो है ना, ये हमारे एग्जामिनेशन हम शिकायत करते रहेंगे शेड नहीं बनाए, शेड नहीं बनाए। तुम भी तो घर से छतरी नहीं लाए, तुम ले आओ भाई। अच्छी खबर, गुड न्यूज़। पाकिस्तान अपना एक और जदीद मवासलाती सैटेलाइट आज खला में भेज रहा है और ये डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक इनकलाबी पेशरफ्त है। स्पार्को की हुकाम के मुताबिक हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट MM1 की मदद से मवासलाती निज़ाम में बहुत बेहतरी आएगी, ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में जदीद कम्युनिकेशन सर्विस, TV नशरियात, मोबाइल फ़ोन सर्विस, मोर इम्पॉर्टेंटली, और इंटरनेट की फराहमी बेहतर बनाना आसान हो जाएगा। हाउ कूल इज़ दैट? इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। और ये भी आपको बता दें कि MM1 सैटेलाइट वजन और हजम के एतबार से सारी तफसील जानेंगे ना। हाँ, ये सारी बातें तो हम जानेंगे बिल्कुल जी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर AKM शफात अली साहब ने, जो डायरेक्टर हैं स्पार्को के। मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ख़ासतौर पे इंटरनेट सर्विसेज की जब बात आ जाए, बहुत सी जगहों पे बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन चल रही होती है, बहुत सी जगहों पे कोई रीच ही नहीं होती। दिस इज गोइंग टू चेंज। बड़े शहरों की भी बहुत पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेट चलता है, अदरवाइज बड़े शहरों में भी इशू होता है। तो ये सब चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है कि इस सैटेलाइट की मदद से हमारा बेसिकली जो उसका फुटप्रिंट होगा, कम्युनिकेशन फुटप्रिंट होगा, वो पूरे पाकिस्तान को ना कवरेज प्रोवाइड करेगा। जब पूरे पाकिस्तान को कवरेज प्रोवाइड करेगा तो उसकी मदद से हमारे पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ्स होंगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के IP बेस्ड स्टेशंस लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आपको बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की मदद से फिर जो हमारे यूज़र्स जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं उस टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ, उनको है ना अपने फ़ोन पे वो चाहे गीज़र भी हों, चाहे वो देही इलाके में हो, रिमोट एरियाज़ में हो, तो उनको बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। तो इसकी मदद से उनके ब्रॉडबैंड आपके सर्विसेज भी स्ट्रॉन्ग होंगी, सिग्नल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगी, और सिमिलरली कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ भी बड़ी वाइड होगी। तो आपके डाटा रेट्स भी बड़े हाई होंगे, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन मीन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और डाटा, ये आपको बहुत ये जरा समझाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। हम अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं और कुछ एरियाज़ में जाते हैं, कुछ इलाकों से गुजर रहे होते हैं जहां हमने देखा कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, लोगों को कह देते हैं भाई थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे या व्हाटएवर। पिछले साल जैसे कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ गया और सवात मेन शहर है, मालम जब्बा से सवात आते हुए मतलब सड़कें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन मवासलात का कोई निज़ाम नहीं है, ज़ीरो कनेक्टिविटी है, इतना बड़ा पैच बीच में 1.5-2 घंटे का। ये बदलेगा इस सैटेलाइट से? एग्जैक्टली, बेसिकली एट द मोमेंट अभी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू अपना जाल बिछा देते हैं पाकिस्तान में, और उसके थ्रू वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। अब क्या होगा कि जब सैटेलाइट जो कि हमारी अपनी कंट्री की सैटेलाइट है और वो हमारे अपने ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, तो आपको इंस्टेड वो फाइबर ऑप्टिक पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी और अब आपकी डायरेक्टली सैटेलाइट पे चली जाएगी। अब सैटेलाइट से जो डायरेक्टली आपको सिग्नल मिलेगा, इसलिए कि सैटेलाइट ये आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उसकी मदद से फिर आपके पास जो डाटा रेट की वो एक जो लिमिटेशन है जो आप जिक्र कर रही हैं, वो नीड आपकी है ना इसमें फुलफिल हो जाएगी। फाइबर ऑप्टिक का फिजिकल इन्हिसार था वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, और अब हम डायरेक्टली सैटेलाइट से सिग्नल कैच करेंगे, हमारे जो टावर्स हैं हमारी टेलीकॉम कंपनीज के, और फिर वो सारिफ तक पहुंचेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने देखा है हमारी सर्विसेज बहुत से अच्छे इंडेवर्स होते हैं, जैसे टेली एजुकेशन आप कर लें, टेली हेल्थ, ये बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर बड़े फैन फेयर के साथ इनॉग्रेट तो हो जाती हैं, लेकिन उन पे और कुछ काम नहीं होता बिकॉज वो चल ही नहीं रही होती। ऐसी है। और बेसिकली इसका मेन फोकस सैटेलाइट का ये भी है कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ और देही इलाके जहाँ पे है ना, इनका एक्सेस एट द मोमेंट इवन राइट नाउ, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वो एक बड़ा लिमिटेड लेवल का है, ना होने के बराबर है। तो हम अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन इलाकों में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इस सैटेलाइट की मदद से उनके पास अब वो रिमोटली रहते हुए अच्छे डॉक्टर्स को अप्रोच करके डायग्नोसिस और उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है। और अगर जहाँ पे एक एजुकेशन का एक म्यार हमने अपने सोशो इकोनॉमिक अपग्रेड करनी है,
तो उसमें उनको रिमोटली कनेक्ट होके उनको अच्छे उस्तादजा का एक वो भी मिल सकता अच्छा, है। अब आगे हमें जाना है डॉक्टर साहब, और जाहिर है हमें अल्टीमेटली तो 5G पे कन्वर्ट होना ही है। एग्जैक्टली। सो क्या यही सैटेलाइट हमारी वो ज़रूरत भी पूरी कर सकेगा, या फिर उसके लिए हमें कोई नया मिशन नहीं, बेसिकली ये जो हमारे इसके अंदर एक हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सिस्टम के बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड का एक लॉन्च होने जा रहा है, और एक्चुअली में वो ही है जो कि हमारा जो 5G का नेटवर्क ग्राउंड बेस्ड जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो ये भी सैटेलाइट ही उनको सपोर्ट करेगा इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी। अच्छा। तो ये भी एक हमारा है कि हमने इसको इसी सैटेलाइट मिशन में, और ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ कनेक्टिविटी और वॉइस डाटा कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इस सैटेलाइट में जैसे हमने इसका मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसमें और भी मल्टीपल मिशंस हैं। इसमें पाकिस्तान का स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम भी इसमें फ्लाई हो रहा है। प्लीज़ वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें क्या। अच्छा, वो ये चीज़ ये है कि जैसे हम लोग ये GPS यूज़ करते हैं और अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें ऐप्स के थ्रू मैप्स जो एग्जैक्टली, और इसमें बेसिकली 10 to 20 मीटर्स का एक एरर मौजूद होता है। बिल्कुल होता है, हमेशा होता है। तो अब ये है कि अब हमने इस सैटेलाइट के अंदर एक एसबास सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि वो उस GPS सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करके, उसकी एरर को एक्सट्रैक्ट करके विद इन द मीटर हमें लोकेशन आइडेंटिफाई कर देगा कि आपकी है ना विद इन द मीटर एग्जैक्ट लोकेशन आपको किस स्टेशन। हम तो गाड़ियों की वो मैपिंग पे नहीं अब तक उस तरह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग देख रहे हैं अब एक्साइट तो हम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अब ये काम हो रहा है आज खला में ये भेजा जा रहा है सैटेलाइट। व्हेन डज इट स्टार्ट वर्किंग? बेसिकली 4 से 5 दिन इसको लगते हैं अपने मदार में ऑर्बिट में पहुंचने के। बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 36,000 किलोमीटर्स है। उसमें जाके उसको स्टेबलाइज करके उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करके एक्सपेक्टेड है कि बाय द मिड ऑफ अगस्त इंशाल्लाह, यानी अगस्त के मंथ में ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और फिर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ओके जी, अगस्त तक हमें इंतजार करना होगा, लेकिन सब कुछ होगा क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने डिटेल में बात कर ली है कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वी आर रियली एक्साइटेड एंड ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में ज़रा अच्छी खबरें मिलें तो अच्छा मिलता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफात फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। कंग्रेचुलेशंस स्पार्को, गुड जॉब, वेल डन। इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला आते आते रह गया। हालांकि तवक्को थी कि महफूज फैसला कल सुना दिया जाए, मगर अदालत के अंदर और बाहर बहुत कुछ हुआ। हालात अचानक ड्रामाई रुख इख्तियार कर गए। खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और इमरान खान के खिलाफ भी भड़ास निकाली, उन पर इल्ज़ामात लगाए, बद्दुआएं दी। PTI के वकला जज से खावर मानिका को बोलने से रोकने पर इसरार करते रहे, मगर खावर मानिका बोलते रहे। PTI के कारकुन और वकला आपे से बाहर हो गए। अदालत में बोतलें चलने लगीं। गालम गलोच शोर शराबा इतना बढ़ा कि जज शाहरुख अर्जुमंद उठ कर चले गए। ये सब कुछ हुआ। बाहर भी बहुत कुछ हुआ, वो भी आप देख ही रहे हैं कल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को खत लिख दिया गया कि खावर मानिका ने उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा, केस किसी और अदालत में लगाया जाए। अपने हक में फैसला आने का यकीन किए बैठी तहरीक इंसाफ को सख्त मायूसी हुई है। खावर मानिका जैसे ही अदालत से बाहर आए उन्हें घेर लिया गया। PTI के एक वकील ने खावर मानिका को थप्पड़ मारे, गालियाँ दी, उन्हें ज़मीन पर गिराया। तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जज पर दबाव डालने की कोशिश की गई और इस तरह फैसला नहीं होने दिया गया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खावर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। तहरीक इंसाफ का क्लियरली ख्याल था कि इद्दत में निकाह केस में बानी PTI बरी हो गए तो आए रोज़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर अदालतों में होने वाली बहस का रास्ता भी बंद हो जाएगा, मगर केस की दूसरी अदालत में मुंतकिल होने का मतलब है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा और ज़ाहिर है इमरान खान और उनकी जमात के लिए ये खासी परेशानी की बात है। वैसे एक्चुअली ये किसी के लिए भी खासी परेशानी की बात हो, क्योंकि ये केस केस तो पीछे रह गया। ये मार कुटाई, बोतलें, गालम गलोच, बदतमीजियाँ,
यही सारा कुछ इम्पोर्टेंट हो गया और यही खबर बनी। फिर अरफा फ़िरोज़ जो इस मामले को कवर करते रहे हैं कल से आप इनकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरफा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ऐसे आप हमें बताइए एग्जैक्टली दोज़ हु हैव मिस्ड इट, क्या हुआ ऐसा कि पीटीआई के वकला ने खावर मानिका को इज्जत वकूफ़ किया? वो भी बहुत बोल रहे थे, मतलब बहुत से अल्फाज उनके भी कोट हो रहे हैं, चल रहा था सो अब पीटीआई के रहनुमा तो सर्टनली यही कह रहे हैं कि अदालत में खावर मानिका ने बानी पीटीआई के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ऐसे ही तो हो रहा था। देखिए, इद्दत मैंने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है उनकी जानिब से अपीलें जो है वो दायर की गई थीं और इस पर महफूज फैसला जो है वो सुनाना था सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने, और उस पर सिर्फ जो एक समाअत थी वो बहुत सरसरी सी होनी थी, यानी कि हार्डली 5 मिनट की आप समाअत कह लें, जिस पर जो शिकायत कुनिंदा के वकील हैं खावर मानिका के जो वकील रिजवान अब्बासी हैं उनको थोड़ी सी उनको जो है वो दलाइल देने थे, उसके बाद महफूज फैसला जो है सुना देना था। लेकिन खावर मानिका जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे और उन्होंने जो है वो पर्सनल होकर बानी पीटीआई पे कुछ इल्ज़ामात लगाए, बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने बातें की और इवन के गालियां भी उन्होंने इस्तेमाल की जब बानी पीटीआई को मुखातिब वो कर रहे थे, और कुछ उनके ताल्लुकात माजी में ख़वातीन के साथ उनको भी जोड़ने की कोशिश की। इस दौरान, इस समाअत के दौरान जो है वो नारेबाजी भी होती रही, जो पीटीआई वकला थे उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया गया। उसी कमरा अदालत में ख़वातीन कारकुनान भी मौजूद थी, उन्होंने भी गुस्से का जो वो इजहार किया, और यही जब एक सिचुएशन जब बन गई थी, इसी सिचुएशन के साथ खावर मानिका जैसे ही बाहर निकले हैं कमरा अदालत से तो उनको एक कॉर्डन ऑफ करके उनके वकला जो है वो लेकर जा रहे थे ज़िले कचहरी से बाहर। लेकिन उसी दौरान जो पीटीआई के एक वकील थे, जो मौवन वकील है, जूनियर वकील थे, उन्होंने एक राउंड लेकर खावर मानिका के ऊपर अटैक किया और प्रॉपरली उन्होंने जो है वो थप्पड़ मारे हैं उनको, खावर मानिका को, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा से भी गए थे और गिर गए थे। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से कोई इस तरह का रिएक्शन जो वो आएगा। वो गिर गए थे, उनको जो उनके मौवन जो वकला थे खावर मानिका के साथ, उन्होंने ही फिर उनको उठाया और फिर एक तरह से ढाल बनाकर जो वो फिर गाड़ी तक लेकर गए। लेकिन जो पीटीआई वकला थे वो उस टाइम तो उस इंसिडेंट के वक्त तो मौजूद वो नहीं थे, लेकिन कमरा अदालत में जिस तरह की ज़बान खावर मानिका इस्तेमाल कर रहे थे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से, उस पर उन्होंने कमरा अदालत में अपना एहतजाज और जो गुस्सा होता है वो उन्होंने ज़रूर अपना रिकॉर्ड करवाया था। बड़ी देर से चीज़ें याद आई वैसे खावर मानिका को भी, लेकिन बच बचाव कैसे हुआ ये बताएं कि क्या वहाँ मौजूद पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से कोई मुदाखलत की गई, क्या कोई एक्शन लिया गया, क्या हुआ फिर? देखिए, खावर मानिका जो है ना वो कमरा अदालत से पहले ही निकल गए थे। अभी जो पीटीआई रहनुमा थे और जो वर्कर्स थे, ख़वातीन वर्कर्स, वो उस टाइम कमरा अदालत में ही थे। खावर मानिका ने जैसे ही अपनी जो बातचीत गुफ्तगू जो थी सेशन जज के साथ वो जैसे ही ख़त्म की तो वो कमरा अदालत से निकल गए थे, और उस टाइम सिर्फ वो जो वकील था, जो जूनियर वकील था, वो सिर्फ खावर मानिका के पीछे आया था, जबकि जो सारी उनकी क़यादत थी वो इस टाइम कमरा अदालत में ही थी। यानी कि ये जब इंसिडेंट जब पेश आया तो उस टाइम जो पीटीआई के रहनुमा, जो सीनियर रहनुमा थे, जिनमें शिबली फराज, गौर अली खान, उमर अयूब, नईम पंजोथा, ये तमाम जो उस टाइम कमरा अदालत में थे, वो उस इंसिडेंट यानी कि वक़ुआ की जगह पर मौजूद नहीं थे। तो उन पर ये कहना कि उन्होंने रोका नहीं या उन्होंने कोई हिदायत दी थी, इस तरह की जो वो कोई बात नहीं थी। वो वकील वो ही खुद आया था, उसी ने ही हमला किया और फिर वो एक तरह से भाग गया था और फिर कमरा अदालत में ही जाकर छुप गया था। मुझे थोड़ी सी हैरानी ये ज़रूर हुई कि कचहरी में अमूमन जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ मर्डर के केसेस भी होते हैं, अगवा के केसेस भी होते हैं और इस तरह के क्रिमिनल किस्म के केसेस जो वो होते हैं। पुलिस उस टाइम जो है वो मौजूद भी थी, हमें इवन के फुटेजेस में भी इक्का दुक्का पुलिस वाले नज़र जो है वो आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि खावर मानिका को एक वकील ने आकर प्रॉपरली उन पर हमला किया, उनको उन पर थप्पड़ों की जो वो बारिश की, लेकिन पुलिस ने जो बच बचाव नहीं किया। ये जो खावर मानिका के वकला थे उन्होंने ही उनको बचाकर और फिर तकरीबन जो है वो 5 मिनट जो है वो हार्डली उनकी जो है वो गाड़ी वहाँ ज़िले कचहरी के बाहर जो है वो खड़ी थी, वहाँ तक सारे जो सिक्योरिटी उनके जो वकला थे वही लेकर खावर मानिका को लेकर गए थे। पुलिस ने जो इस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की। अच्छा, अब अल्फा, इद्दत केस में अपील का फैसला मुलतवी हो गया है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि जज ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ख़त भी लिख दिया है कि जी एक फ़रीक ने तो मुझ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
देखिए, सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने जो है वो दोनों तरफ से जो है वो दलाइल सुने थे और ये एक्चुअली खबर मानिका की जो एंट्री थी आखिरी समात में ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। और ये जो दूसरी बार अदम एतमाद का इजहार जो किया गया खबर मानिका पे, खबर मानिका की जानिब से जज पर, उस पर जज ने जो है वो लेटर लिख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और उन पर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझ पर जो है वो दूसरी बार ये अदम एतमाद का इजहार किया गया है। तो इस जो माहौल जो बन गया है, जो अदम एतमाद का दूसरी बार मुसलसल इजहार किया गया है, इस पे फैसला सुनाना जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इवन कि उनके रिमार्क्स भी जब वो अपनी कुर्सी से उठकर चेंबर में गए थे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि अब फैसला सुनाना जो है वो थोड़ा मुतनाज़े हो जाएगा। तो उन्होंने लेटर में भी जो है वो यही लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप समझते हैं तो केस को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये उन्होंने अब बॉल जो है वो एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वो कोर्ट में डाल दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब फैसला करेगा कि क्या आया ये जो केस है इद्दत में निकाह का, इसमें जो अपीलें दायर हुई हैं, क्या इस पर फैसला जो है वो सेशन जज शाहरुख अंजुमन ही सुनाएंगे या फिर कोई नया जज सुनाएगा। क्योंकि अगर तो ये जो फैसला है, ये जो लेटर है, इसका जवाब अगर शाहरुख अंजुमन को कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आप ही जो है वो सुनाएंगे और केस जो है वो नहीं होगा कहीं ट्रांसफर, तो फिर शाहरुख अंजुमन जो है वो वन लाइनर फैसला इस पर सुना देंगे या खारिज कर देंगे या फिर उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये किसी और अदालत में, यानी कि अगर सेशन जज वेस्ट को कर दिया गया या एडिशनल सेशन जज वेस्ट को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो फिर इस पर अपीलों पर जो है वो दलाइल जो है वो दोबारा से होंगे और इसमें मजीद जो है वो ताखीर, यानी कि अपीलों पर जो फैसला है उसमें मजीद ताखीर जो वो एक्सपेक्टेड हो सकती है। अगर तो यही फैसला सुनाएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू होगा। अगर किसी और केस बीइंग एंटरटेन्ड इन द फर्स्ट प्लेस, खैर एनीवे क्या इस पे मजीद अब बात करें। अरफा थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू अरफा, फिरोज हमारे साथ मौजूद थे। वो बहुत शौक हो रहा है ये खबर सुनाने का, और क्यों आप ऐसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। Because I love potatoes. I do too, but imagine, I mean, अब मेरी बात सुने, अब मैश्ड पोटैटो, बेक्ड पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज, भाई आज दुनिया भर आलू बैंगन, आलू गोश्त के बगैर जिंदगी का क्या तस्वुर। आज दुनिया भर में आलू का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलू का आलमी दिन, आलू सब्जी जो होती है ना, कोई बंदा नहीं है आलू, ये बंदी रही आलू, क्योंकि हम ये कर देते होते हैं। अच्छा जी, थीम है वन क्रॉप मच पोटेंशियल, बड़ी अच्छी थीम है। और साथ ही आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 30 मई को आलू का आलमी दिन मनाने का फैसला किया और इसकी मतलब आलू का भी दिन है। तस्लीम जी, क्योंकि उसकी अफादियत है। पाकिस्तान दुनिया में आलू पैदा करने वाला 9वां बड़ा मुल्क है और पिछले माली साल पाकिस्तान में आलू की काश्त में 4% से ज्यादा इजाफा हुआ था और पैदावार जो थी वो कोई 83 लाख टन से ज्यादा हुई थी। सो ये है और सबको हैप्पी पोटैटो डे। और इसलिए भी आलू हम सबको पसंद है क्योंकि आलू इज वेरी एडजस्टेबल। मतलब आप देखिए, खाने में डाल लें, हर खाने में डाल लें, हर मतलब देसी खाना हो, फिट कर लें, विलायती खाना हो, गोश्त हो, सब्जी हो, अंडे हो, आलू अंडे आलू बिरयानी में डाल दो। अच्छा वैसे अब मुझे एतराज नहीं है बिरयानी में आलू पड़े होने पे। मुझे अच्छी लगती है बिरयानी विद आलू। आप अनोखे नहीं आपको पता है ये बकायदा एक इंटरनेट पे डिस्कशन है। बिल्कुल पता है और बिल्कुल मैं तो किसी खाते में ही नहीं लाती इस डिस्कशन को, क्योंकि एक्सक्यूज मी, व्हाट इज बिरयानी विदाउट आलू मटर, हा मतलब क्या चीजें। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को भूख लगी हुई आलू के नान, आलू के पराठे, आलू के नान, जिस तरह कीमे वाले नान होते हैं ना, इस तरह आलू वाले नान भी होते हैं। और आलू कीमा तो मतलब एक स्टेपल डिश होती है। इससे याद आया कि बहुत दिन हो गए आलू कीमा नहीं खाया। और फ्रेंच फ्राइज, हाँ, आलू के बच्चे तो इस पे पलते हैं। मतलब कुछ नहीं जब खा रहे होते हैं ना, माँ बाप जब नाकाम हो जाते हैं, रोटी नहीं खानी, सालन नहीं खाना, चावल नहीं खाना। ये इल्जाम ना दे, बड़े लोग पलते हैं हाँ। आलू चिप्स पे। आई लव आलू। को ये बताएंगे कि मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में वैसे तो कमी आ रही है। पिछली बार पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए से ज़ायद की कमी की गई थी। अब इत्तलात हैं कि 1 जून से पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम हो सकती है। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि पेट्रोल 5 रुपए ज़बरदस्ती सस्ता हो सकता है। कैसा अच्छी बात है ना, ईद का महीना भी होगा, खुशियां थोड़ी सी दोबाला हो जाएंगी। लेकिन मसले तो माशाल्लाह हमारे साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो अब मसला जो है वो ही पुराना है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट किराए समेत हर चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है, मगर जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो किराए भी अपनी जगह
पर रहते हैं, बरकरार रहते हैं बिल्कुल, और बाकी चीज़ें भी। तो ये ज़रा डिस्क्रिपेंसी है जिसको हम चाहते हैं कि ये ठीक होनी चाहिए। अब हम तो, आपको पता ही है, हमारा तो काम ही है, हम तो पहुंच जाते हैं फिर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू कि क्या हालात हैं। कमर अली मस्तूई हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि पिछली दफ़ा जो कमी आई थी वो क्या आवाम तक पहुंचाई गई कमी, या वही हैं किराए जो जब बड़ी थी कीमत तब सेट किए गए थे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ में फिलफौर इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ हो रही है। उसके बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में कमी नहीं की गई। यहाँ पर बसों में सफ़र करने वाले शहरियों से हम बात करें कि वो इस वक्त जो है वो किराया जो है वो कितने फ़ीसद ज़्यादा दे रहे हैं, और अभी तक जो है वो किराए में जो है वो कमी नहीं की गई। ये तो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ वहीं के वहीं दाम है, चाहे किराना हो, जनरल स्टोर हो, कहीं के भी वही दाम है। किरायों में कमी हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने किराया अभी तक कम नहीं किया है, वही किराया, पुराना किराया चला रहे हैं। बस पता नहीं क्यों फिर चला रहा है, फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, क्या वजह है, किस वजह से ये चीज़ें चल रही है, वही पुराना सेटअप चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। हम तो अपने मुताबिक ही ले रहे हैं किराया, तो लिस्ट हमें दिया ही नहीं है किसी ने, हुकूमत ने लिस्ट थोड़ी दी हमें, हम लिस्ट के मुताबिक किराया ले लें। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें ये पाबंद करे कि किरायों में कमी की जाए, और नई जो है वो किरायों की लिस्ट जो है वो जारी की जाए, और हर बस के जो है वो मालिक को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो बस में नए किरायों की लिस्ट जो है वो आवाज़ा करे। तो आम शहरियों का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में का जो फ़ायदा है उन्हें जो है उन तक नहीं पहुंच रहा, और किरायों में जो है वो बदस्तूर ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, बसों के जो कंडक्टर हैं, मालिकान हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर कोई जो है वो किराया ले रहा है। बेसिकली अपनी मनमानी ही सो फार चल रही है, और उनका कहना ये भी है कि हमें तो किसी ने अभी तक कोई लिस्टें दी नहीं है कि किराए क्या हो जाने चाहिए, तो हम अपनी लगा रहे हैं और जब तक चलेगा चलेंगे। हफ्सा उस्मान हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, एंड शी इज़ गोना टेल अस कि लाहौर में भी क्या यही सीन है या सीन कुछ बेहतर है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लारी अड्डे से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई, मगर जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं लारी अड्डे पे, जितनी भी बसेस यहाँ पे मौजूद हैं, बस मालिकान हैं, उन्होंने किरायों में जो है वो कमी नहीं की। यहाँ पे मुख्तलिफ हमारी जो है वो मुसाफिरों से बात हुई, मगर उनका भी यही कहना है, कुछ मुसाफिर हैं उनका वो ये कहते हैं कि किरायों में जो है वो कोई कमी नहीं की गई, और अगर की गई है तो 50 रुपये, कहीं 100 रुपये कमी की गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत में अगर कमी की गई है, उनकी कीमतों में कमी आई है, तो इसमें वाजिया कमी होनी चाहिए थी किरायों में। हमारे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है तमाम रेट्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के, और यहाँ आगे उनके आगे रेट्स लिखे हुए हैं कि कितने की टिकट है, मगर इन टिकटों पे भी जो है वो खासे मुसाफिर हमें ये कहते नज़र आए कि यहाँ पे इन टिकटों के हिसाब से जो है, इन कीमतों के हिसाब से किराए नहीं लिए जा रहे। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आया किरायों में कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कि नहीं। किरायों में कोई कमी नहीं हुई, 2800 रुपया किराया रही मीरा खान से यहाँ तक। पेट्रोल कम हुआ है लेकिन किराए में कोई कमी नहीं हुई। इस पर हमें हुकूमत को रिएक्शन लेना चाहिए। ये किराए लगाए हुए हैं, लेकिन इसके जो सादकाबाद का 2200 किराया लिखा हुआ है, लेकिन ये 2200 है नहीं, ये 2800 ले रहे हैं। मुसाफिरों से हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि किरायों में किसी की तरह से भी कमी जो है वो नहीं की जा रही। लोग जो है वो रिलीफ मांग रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है तो वाज़े तौर पर जो है वो किरायों में भी कमी करें ताकि इनको भी रिलीफ मिल सके। मुसाफिर यही शिकायत करते हर जगह नजर आ रहे हैं कि भाई पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो कोई किराए कम नहीं करता, बढ़ती हैं तो फौरन से किराए बढ़ा देते हैं। शहरों का भी हाल आपको बताएंगे, लेकिन आई डाउट कि किसी ने भी कोई किराए वगैरह कम किए हैं कि नहीं किए। लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारी सी इंडेयरिंग वीडियो दिखानी है। आपको पता है कि क्रिकेट होनी तो चाहिए इस वक्त इंग्लैंड पाकिस्तान की, लेकिन होके नहीं दे रही, लेकिन फैंस दे वांट टू मीट देयर लव्ड स्टार्स। तो दिखाएं ना साथ साथ हम कमेंट्री करते हैं कि हुआ क्या। अपने बहुत क्यूट प्यारे प्यारे बच्चों के साथ होटल पहुंची और बाबर आजम शायद बिजी थे, उनको वक्त नहीं मिला। पता चल रहा है कि वो मुड़ गए। ऑब्वियसली इतने फैंस आ जाते हैं कि कोई ना कोई तो डिसअपॉइंट होगा। इस बेबी को वो नहीं ऑटोग्राफ दे सके, लेकिन नसीम शाह को नजर आ गया वो बच्चा रोते हुए, और नसीम शाह ऑब्वियसली एक हमारे सेवियर हीरो तो हैं ही, तो वो चले गए बच्चे के पास और उनको इतना दुख था कि बाबर आजम उनको ऑटोग्राफ नहीं दे सके कि नसीम शाह ने अपना ऑटोग्राफ भी दिया और बाबर आजम का और वो बच्चा कुर्बान जाए उसकी मासूमियत पे, वो
उनसे पूछ रहे ये बाबर भाई का, ये बाबर का, he believed and the it. conversation, I mean, I'm sorry, ये दोनों ही बच्चे अच्छे लग रहे हैं, नसीम शाह भी बच्चे ही हैं, he's so young, he's a child himself in a sense, तो दोनों एक दूसरे को से कॉन्वर्सेशन जो कर रहे हैं ना, हम खामोश हो जाएंगे, ये सुने, you have to listen to this. मैं बाबर आजम कभी करता हूँ, ठीक है, बस दोनों कर दिए, ठीक है, अब हैप्पी हो हसन, हैप्पी हो दोनों का, हाँ ये बाबर आजम, ठीक है, ये दोनों हैप्पी, ओके। How cute is that? Who's cuter is my question. लेकिन कहने का मतलब ये है कि he said दोनों का ऑटोग्राफ, तो मैं बाबर आजम का भी ऑटोग्राफ देता हूँ। That's sweet. अच्छा चलो, ये था कि जब पेट्रोल की कीमतें कम भी हो जाती हैं, कभी कभार ही होता है, तो क्या बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, किराए, सारा कुछ कम होता है कि नहीं कम होता? लाहौर एंड कराची में तो कोई सीन कम नहीं हुआ। अब पेशावर में क्या लोग खुद से अपने तय भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना, मुझे होता है कि हाँ जी लॉ होने चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए, जब आपको पता चल गया कि हम सस्ता पेट्रोल डाल रहे हैं तो आगे भी तो उसको पास ऑन करना है या फिर नहीं करना, पता नहीं। नादिया से वही हमें पेशावर से बताएंगे वहाँ क्या चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हाजी के अड्डे पर, जहाँ से बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट चलती है। यहाँ पेशावर आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं अपने कामों के लिए या दफातर के लिए और शाम को अपने अपने ज़िले का रुख करते हैं। ताहम इस वक्त इनका सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट के किराए हैं जो बढ़ा दिए गए हैं। हम बात करते हैं मुसाफिरों से, ही बताइएगा कि आपका किराया बढ़ाएगा, क्या कहेंगे? होना तो नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हर चीज़ में कमी आ गई है। पेट्रोल सस्ता हो गया, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हर चीज़ सस्ती हो जाती है, लेकिन कोई ऐसी नहीं है। ये है कि पेट्रोल जितना सस्ता हुआ है उतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले बात है जब गैस महंगी हुई है, कोई आया यहाँ पे कि आप किराया ज़्यादा करें या कम करें, कोई भी नहीं आया। अभी ये गैस तो सस्ती नहीं हुई, ये गाड़ियाँ सब गैस पे चलती हैं, गैस पे चलती हैं, वही है 340 रुपये किलो गैस में हमें मिल रही है, हम वही 150 रुपये किराया ले रहे हैं। ये तो कम से कम 1.5 साल का किराया हम ले रहे हैं पहले का। ट्रांसपोर्टर्स अपना गिला करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो अड्डे हैं यहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। बाकी जो यहाँ इन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं तो इस सूरत में इनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए, इनके कारोबार बिल्कुल नहीं चल पा रहे। इनका यही कहना है कि इनकी जो गाड़ियाँ जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 60,000 तक जो मुसाफिर हैं वो सफ़र करते थे बैनुल-अज़लाई, ताहम अब वही जो हैं वो 20 से 25,000 तक हो गई है तादाद। और यही इनके कहने का मकसद है कि इनका कारोबार भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है महंगाई से। उनका ये कहना है कि चाहे पेट्रोल सस्ता हो या कम, इनकी जो काम है उस वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। जी अच्छा जी, थैंक यू नादिया फॉर टेलिंग ऑल दैट अबाउट इट। अब all this about the particular issue, ना आपको, मतलब कि इसके बारे में हमें बताने का शुक्रिया। क्या हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं बैठ के? अगले मेहमान की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगले मेहमान पे फिर हम चले जाते हैं। अभी जाएंगे थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है कि वो ज़रा सेटल हो रहे हैं। और शबीर अगले मेहमान है शबीर, हम डायरेक्टली फिर आपको लूक पेरी पे लेके जाएंगे, ठीक है शबीर? जी बिल्कुल, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े बस टर्मिनल फैज़ाबाद के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से न सिर्फ इंटरसिटी बल्कि बैनुल-अज़लाई और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट चलती है और रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों मुसाफिर जो है वो रावलपिंडी से दीगर शहरों और दीगर ज़िलों की तरफ सफ़र करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद तवक्को की जा रही थी कि जो ट्रांसपोर्ट किराए हैं उनमें वाज़ेह कमी दिखाई देगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है रावलपिंडी की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ट्रांसपोर्ट किराए में 5% कमी का ऐलान किया। यहाँ पर हमारी मुसाफिरों से बात हुई, उनका कहना है कि हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात अभी तक जो है किरायों में कमी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है उसके बाद 50 से 60 रुपये जो है किराए में कमी की गई है। इस हवाले से हमारी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से भी बात हुई, उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो किरायों में कमी का ऐलान किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर अमल दर अमल यकीनी बनाया जाएगा। जी
जी यकीनी बनाया जाए, लेकिन यकीनी कौन बनाए। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर। तो मिल जाते हैं ना, बात तो ये है कि आगे ट्रांसलेट होती है अच्छा कि जी, नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम पहली बार पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान ने वॉलीबॉल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। सो हम ये सीरीज ऑलरेडी हमारा अपर हैंड है। अब दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 26-24, 25-19 और 25-23 रहा। और ये जो सीरीज़ है इसका तीसरा मैच आज खेला जाएगा और अभी जो दोनों टीम हैं वो नेट प्रैक्टिस कर रही हैं। सो हमारे साथ हैं पाकिस्तानी वॉलीबॉल के कप्तान मुराद जहान और साथ ही हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल प्लेयर लूक पेरी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। वील स्टार्ट विद मुराद बिकॉज दिस इज स्टिल कंसिडर्ड अ न्यू स्पोर्ट इन पाकिस्तान। तो मुराद ये बताएं, वॉलीबॉल अब बड़ा मशहूर पॉपुलर स्पोर्ट हो गया है, क्योंकि पहले हमने स्कूल्स तक तो देखा है लेकिन अब तो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं जी और मुल्कों के साथ। जी मुराद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि ये इससे पहले हमने सेंट्रल एशियन लीग जीती और अभी ये सीरीज भी 2-0 से हम जीत चुके हैं इंशाल्लाह। आज इसका फैसला कुन मैच है। आपने बात की वॉलीबॉल की, तो देखिए वॉलीबॉल तो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है। अगर थ्रू आउट KP के या पंजाब की साइड पे आप जाएं तो हर गांव में तकरीबन 8-10 जगहों पे नेट लगे हुए होते हैं। चूंकि ये एक सस्ता सा है, मतलब इस पे कोई ज़्यादा इतनी रिक्वायरमेंट्स इसकी इक्विपमेंट्स की नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है और क्राउड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इस लिहाज से ये कि जितना आप लोग मतलब मीडिया इस चीज़ को प्रमोट करेगा उतनी ही वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। क्रिकेट बेशक एक अच्छी टीम भी है हमारी और एक बड़ी स्पोर्ट्स भी है, लेकिन ये कि थ्रू आउट द ईयर आप मीडिया पे ये सारी चीज़ दिखाते रहते हैं तो उतना ही लोगों का शौक भी पैदा होता है। अब जितना वॉलीबॉल को भी दिखाया जाएगा तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और उम्मीद है कि लोगों में एक बहुत बड़ा मतलब और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी टीम जीतती रहे, लेकिन चूंकि एक मेहमान भी हमारे साथ हैं और वो पहली दफा पाकिस्तान आए, तो जल्दी से हम ये भी बता दें कि जियो सुपर पे ये सारे बराह रास्त मैचेस जो है दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एंड फर्स्ट अप लूक पेरी, यू डू रियलाइज दैट योर नेम is that of an American actor, a very famous American actor. So just wanted to mention it out there. People who are watching and who were fans at one time of Beverly Hills 90210. This is the Luke Perry. So Luke, welcome to Pakistan and welcome to the show. All the two matches are over. It's the third and the decisive match today, and the Australian side has lost both the matches. So what is not going well for your team? For us, this series is more about getting ready for the first game of the competition in Bahrain. Of course, there's obviously being a series, it's difficult sometimes not to focus on the results, but yeah, for us it's just a work in progress to get all of our structures right and work on some tactical, I guess, volleyball and really just get the basics right and come back to our sort of volleyball, find our brand of volleyball leading into the first match of the tournament. So of course there's a little bit of disappointment that we haven't won one of the matches yet, but we have another opportunity today, and yeah, like I said, we're just looking on improving from yesterday. Australians love sports, we know that, so does American, but what's the volleyball scene like? Like, is it very established? Have you been going to tournaments and other countries for a very long time now? It's still relatively new for Pakistan. In Pakistan. Yeah, like, for sure. I think, of course, it's similar to Pakistan in terms of everyone follows cricket, and we have Australian football and rugby. So there's a lot of competition for sports. Yeah. And like you said, Australians love sport. Volleyball, I think it's on the rise for sure. At school level, it's played, quite a lot. But unfortunately for I guess the professional side of things and the pathways, a lot of kids decide to go down the cricket or the Australian football or rugby just because it's sort of the country's sport, I guess, and it's much more seen there. That's right. अच्छा मुराद, हम थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो पोजीशनिंग बता दें कि क्या होती है वॉलीबॉल टीम में भी। अटैकर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे क्या चल रहा होता है, एक्सप्लेन कर दें इन अ नटशेल।
जी जी बिल्कुल। हमारी टीम ओवरऑल 14 प्लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, जिसमें हमारे 7 प्लेयर्स खेलते होते हैं। एट अ टाइम 6 प्लेयर होते हैं, लेकिन एक हमारे पास डिफेंडर होता है, तो वो एक प्लेयर के साथ चेंज होता रहता है। इसमें वहां से सर्व आती है, जो बॉल को वो हिट करते हैं उसको सर्व बोलते हैं। फिर यहाँ से हमने रिसीव करके अपने सेटर को देना होता है, और सेटर हमारा हमें बॉल ऊंचा करके बनाता है, और फिर हम उसको हिट करते हैं, मतलब उसको स्पाइक करते हैं। तो एक डिफेंडर हो गया जिसको रिसीवर भी बोलते हैं, उसके बाद सेटर आ गए, और उसके बाद जो है ना स्पाइकर्स आते हैं। स्पाइकर्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन वो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सिंपल ये है कि हमने बॉल को डिफेंड करना है, फिर आगे हमारे सेटर ने बॉल को बनाना है, और स्पाइकर ने तो अभी बहरीन जा रही है, आगे ऑस्ट्रेलियन टीम, तो क्या हम भी उसी टूर्नामेंट में जाएंगे आगे? व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू? अगला हमारा टूर्नामेंट कौन सा होना है मुराद? जी जी बिल्कुल। बेसिकली ये जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, ये हमारी भी एक प्रिपरेशन सीरीज है आगे एबीसी चैलेंजर्स कप के लिए, जो बहरीन में होने जा रही है, जिसमें 12 टीम्स आएंगी, एशिया की टॉप 12 टीम्स आएंगी। और ऑस्ट्रेलिया भी पीछे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल नेशन लीग्स में भी खेलता रहा है, ओलंपिक्स में भी खेलता रहा है। तो ये एक मतलब मेडल की रेस वाला एक टीम है। तो अगर हम यहाँ पे उनको जीत रहे हैं, तो ये इस बात की श्योरिटी है इंशाल्लाह कि वहाँ पे हम एटलीस्ट हम फाइनल खेलेंगे। सो ये ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम कंसिडर की जाती है इन द वॉलीबॉल सीन, और अगर हम जीत रहे हैं तो फिर हम आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। व्हाई नॉट, मतलब यही तो साइंस होते हैं सारे। लुक, प्लीज टेल अस हाउ हैव यू फाउंड द पाकिस्तानी टीम? You find them to be competitor opponents, and also we understand this is your perhaps first time in Pakistan. How do you find it? Yeah, awesome. To be honest, I only arrived last night, so I had a family, let's say, meeting over the weekend, and I arrived last night. So, but I've been watching some video, and yeah, tonight will be my first, I guess, viewing of and competition against Pakistan. But it's been very welcoming. The security and everyone around the hotel has been very nice, and yeah, the experience has been really nice. It's yeah, it is my first time. I think it's the team's first time here also, at least for this group. So yeah, we've had a really nice experience so far, and lovely. Hope you have a great stay, and best of luck to both of you. You've joined the team late, so whatever time you are left with in Pakistan. So best of luck we hope to you have both a great the teams, and thank you Murad. और हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जीते। Obviously, मतलब ये अब कह तो नहीं सकते थे ना लूक पेरी के सामने। व्हाइट वॉश करें हम ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में। अभी हम कोयटा जाएंगे, सलमान अशरफ हमें बताएंगे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी हुई है आफ्टर द पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड और नॉट। जी, जो बात की गई है कि पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में कमी के बाद बिल्कुल कोयटा शहर में इंटर सिटी, इंटर प्रोवेंस और जो दीगर सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 1 रुपया भी कमी नहीं की गई है। जिस सूरत हाल पर आवाम जो हैं, जो पैसेंजर हैं, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस तमाम सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मुतादिद बार इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जो सूबे के अंदर, शहर के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में कमी लाए, क्योंकि जैसे ही माजी में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता था मसवात में, उसके साथ ही किरायों में तकरीबन 10 से 20% इजाफा कर दिया जाता था। लेकिन अब तकरीबन 20 से 30% पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में कमी के बावजूद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से किरायों में कमी नहीं की जा रही, जो आवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ हैं। दूसरी जानिब जो RTA है या ट्रांसपोर्ट का अमला है वो ज़बानी जमाखरी से काम ले रहा है। उनका कहना है कि वो आजकल में इस हवाले से ट्रांसपोर्टर से मीटिंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो किराया नामा है नया वो जारी करेंगे। जी चलो जी, ये अब हमने ऑल अक्रॉस पता कर लिया कि किराए जो हैं वो उस तरह नीचे नहीं आते जब पेट्रोल कम हो जाता है। अच्छा जी, हमने एक जल्दी से आपको बताना है, नाइला कैनी को, हमारी टॉप माउंटेनियर हैं, मुबारकबाद देंगे क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम के लिए उन्हें गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है और वज़ारत फ़ेडरल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सो नाइला, यू हैव बीन मेकिंग अस प्राउड, और अल्लाह करे आप इस जो शोबा है इस मामले में भी बहुत काम करें और अच्छा, इसमें हमें मज़ीद बात करनी चाहिए, लेकिन आज नहीं, कल मिलते हैं।